बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज आपने तो देखा होगा पल्स हॉस्पिटल, वो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हमारे यहाँ जेपीएससी में हर बार करप्शन होता है। आप सुधर जाइए, अच्छा होगा। हम बिगड़ गए तो मुश्किल होगा। जोहार। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, हाथों से इतिहास लिखना बाकी है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, कहानी पूरी लिखनी बाकी है। ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है जो युवा है और बेहद ही कम उम्र में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जन आक्रोश। डॉक्टर राकेश रंजन हमारे साथ है। इस वक्त हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। उनके जीवन से जुड़ा है ये किताब, और जो सिस्टम है, जो सिस्टम में करप्शन है, जो लोगों को जागरूक करेगा, उस किताब में जो कहानियाँ हैं वो उन्होंने लिखा है। तो हम इन्हीं से जुड़ेंगे और किताब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जोहार दी लोकतंत्र 19 में। आप दोनों को हमें इंटरव्यू में मौका देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों ने हमें इंटरव्यू के लायक समझा, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। राकेश जी, आप बताएंगे कि ये जो किताब लिखने का जो पीछे का जो मकसद है वो क्या है? जन आक्रोश का मतलब क्या है? देखिए, ये वर्ड मैंने बहुत सोच समझकर चुना है। जन आक्रोश, इसका मतलब है कि जनता में सिस्टम के प्रति आक्रोश तो है, लेकिन उसके प्रति जागरूकता नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको सिस्टम में जो अव्यवस्था फैली हुई है ना, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, समाज में शोषण फैला हुआ है, उसके हर पहलुओं को आप अपने दिमाग में बिठाएं पहले कि हमें किन किन बातों पे अपना आवाज़ उठाना है। और जब आप जान जाएंगे, वो प्रायोरिटीज़ हो जाएगी। हमारे पास मान लीजिए 10 दिक्कत है, तो उसमें भी हम प्रायोरिटीज़ क्या रखेंगे, है ना। हमारे पास ज़िंदगी में मान लीजिए 3 चीज़ें हैं। हमें पढ़ाई करनी है, एक गाड़ी लेनी है, एक घर लेना है। तो वो हर उम्र में जो होता है उसका एक प्राथमिकता होती है। जब हम छात्र होते हैं तो हमारे लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में ऊपर आएगी। जब हम एक बीमार व्यक्ति हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता में आ जाएगी। जब हम किसी अन्याय से पीड़ित हैं तो हमारे लिए न्याय प्राथमिकता में आ जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि प्राथमिकता आपकी क्या है। तो मैं क्या जानता हूँ, मुझे जो अनुभव हुआ अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मेरा जो जीवन रहा है संघर्षों का रहा है, और मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी श्री महेंद्र प्रसाद कुशवाहा हैं जो किसान हैं, और मेरी माताजी श्रीमती सुनीता देवी हैं, वो आंगनबाड़ी सेविका हैं। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरी 2 बहनें भी हैं। एक कुमारी नीलम रंजना जो अभी ISM धनबाद से PhD कर रही है सिविल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और छोटी बहन निधि रंजना, वो BSc एग्रीकल्चर कर रही है रविन्द्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज से। तो मैंने शिक्षा का महत्व बहुत करीब से देखा है। शिक्षा, आपका बाबा साहब अम्बेडकर बोल के गए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो गरजता है, बरसता भी है। तो ये मेरे ज़िंदगी में हमको महसूस होता है कि ये बात सच है। और ये किताब मैंने अपने संघर्षों में, मैं 2012 में मेडिकल का एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस में मैं 83 रैंकर बना स्टेट का, और मुझे 10 से 11 महीने एजुकेशन लोन के लिए दौड़ाया गया। तो आप समझिए, एक होनहार आदमी को आप एजुकेशन लोन नहीं दे रहे हैं। हम रिम्स जैसे संस्थान से पढ़ रहे हैं, स्टेट का प्रीमियर इंस्टीट्यूट था और आज भी है। आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट के एक होनहार को यदि पढ़ने से रोकेंगे तो सिस्टम कितना अव्यवस्थित है, और उस सिस्टम को जागरूक करने के लिए हमारे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है। और अपने संघर्षों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे अधिकारियों से भी मैंने मिला। मुझे 2017 में एक बार क्या हुआ कि IAS बनने का मन बनाया मैंने, लेकिन सारी चीज़ें हुई, किताबें खरीदा, रणनीति बनाया, और मुझे अपना पैर पीछे खींचना पड़ा, इसलिए कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई कि उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कैसे पढ़ें। और तो मैंने ठीक बोला कि ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ अपने ही जिस क्षेत्र में हूँ। लेकिन देखते देखते आपका मन और दिल नहीं लगने लगता है। जब आप कुछ और सोचते हैं तो आपका मन जो है ना हमेशा डोलता रहता है ना। मन जो होता है, मन पे किसी का आदिवश हो जाए तो वो मानव नहीं है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारा क्या मानना है कि ज़िंदगी में जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि मैंने लक्ष्य ये रखा, आप जैसे वो लक्ष्य पे पहुँचते हैं तो आपका लक्ष्य छोटा लगने लगता है। तो वैसे मेरे साथ होते रहता है। मतलब बेसिकली ये जो किताब है आपके जीवन से, संघर्षों से जुड़ा हुआ, हाँ, और सिस्टम में जो करप्शन है वो उस चीज़ को लेकर के, उसको लेकर है। और जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे कुछ बात बोला जो मुझे चुभ गया। हमारे इस किताब के संपादक हैं कुशवाहा ललित महतो जी। ये इन्होंने एक दिन हमें बोला कि राकेश जी, प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता है,
तो हम सोचे कि इस पे हम क्या चीज़ सोचें, और एक कविता लिखते हैं। मेरे दिमाग में आया कि जैसे आप बाढ़ की पानी को देखते हैं ना, आप यदि बाढ़ बहुत ज़ोर से आ जाए तो आप कितना भी बड़ा बांध बना दें, वो पानी यदि ताकतवर होगा तो वो तोड़ के निकल जाएगा। तो समाज में यदि प्रतिभा इस तरीके का होगा जो पीछे नहीं मुड़ने वाला होता है, तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। तो मैंने उस पर एक कविता लिख दिया। मतलब कि जो लिखने की जो शैली है, जो शुरुआत है, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। और ये एक्चुअली क्या है ना, 7 दिनों में मैंने लिखा ये किताब। मैंने जन आक्रोश 7 दिनों में लिखा है। संघर्षों का एक कहानी है, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी से डायरेक्ट वास्ता रखती है, और कुछ चीज़ों को मैंने जो सिस्टम में भ्रष्टाचार पाया, मैंने इसमें थोड़ा कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके पीछे का कुछ कारण यह है कि जब कोई सोया हुआ अवस्था में होता है ना, तो उसको आप जगाते हैं तो उसको आप धक्का देना पड़ता है, वो ज़ोरदार होना चाहिए। ठीक है, तो कठोर शब्दों का प्रयोग, ये ज़ोरदार शब्दों का प्रयोग जो मैंने किया है वो समाज को जगाने के लिए किया है। मेरी अगली किताब आने वाली है, उसका नाम हलचल होगा। ठीक है, वो मैंने 3 दिनों में लिखा है। 85 कविताएँ लिख चुका हूँ मैं अभी, और अगले वर्ष में झारखंड के लिए लिखूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम होगा फरवरी तक में, फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी मेरा थ्योरी एग्ज़ाम हो सकता है, और प्रैक्टिकल वो 1-2 महीने के अंतर में। तो जब मैं पास हो जाऊंगा तो मैं झारखंड के बदहाली को दूर करने के लिए कविता लिखना मतलब चाह रहा हूं, और उसके लिए मैं झारखंड की सारी नीतियां पढ़ूंगा। आज हमारा झारखंड जल रहा है, रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं, स्थानीय नीति नहीं बना पा रहे हैं, नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं, हर बार आपके पास भ्रष्टाचार का एक लंबी कतार लगी हुई है, आप उससे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ जेपीएससी में हर बार करप्शन होता है, आप उसको सुधार करने के लिए नहीं सोचना चाहते हैं। तो आप नहीं सुधरेंगे तो हम आपको सुधारने के लिए हम और बिगड़ेंगे। हमारा मानना है आप सुधर जाइए, अच्छा होगा, हम बिगड़ गए तो मुश्किल होगा। जैसे आपने कहा कि आपकी किताब जो संघर्षों से जुड़ा है, जो सिस्टम को आपने देखा, करप्शन को देखा, उसको लेकर के आपने ये सोचा कि नहीं, किताब के जरिए लोगों को जागरूक करना है। शीर्षक बताता हूँ और कुछ उसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, मैं कुछ कहानियाँ जैसे बता रहा हूँ। अब मुझे एजुकेशन लोन के लिए दौड़ाया गया, तो मैंने एक कविता लिख दिया कि आप शिक्षा ऋण को आसान बनाओ। ठीक है, झारखंड में हमेशा परीक्षा पत्र लीक होते रहता है, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो उस पर भी मैंने बोला कि ऐसा कानून बनाओ जो परीक्षा पत्र लीक करे, उसमें जो अधिकारी हो या जो भी व्यक्ति शामिल हो उस पर एक्शन होना चाहिए। मैंने डिजिटल पेमेंट का बात किया। डिजिटल पेमेंट इसलिए किया कि आप टैक्स की चोरी करते हैं, डिजिटल पेमेंट होगा तो टैक्स की चोरी रुक जाएगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लिखा, यहाँ के बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज आपने तो देखा होगा पल्स हॉस्पिटल, वो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। तो उसके खिलाफ कौन बोलेगा? तो मेरे जैसे लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, अन्नदाता किसान, किसान के बारे में आपकी क्या नीति है? आप किसान को मजबूत कैसे करना चाहते हैं? उसके पीछे क्या तर्क आपका है? हम उसके लिए बात उठाए। हम बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, बेटियों के प्रति सद्भावना रखने के लिए कुछ कविताएं लिखे। अभी देखिए सिस्टम में भ्रष्टाचार कहाँ से फैलता है। डिजिटल चुनाव प्रचार का मैंने बात कहा, इसलिए कि जब आप घर घर जाके चुनाव प्रचार करते हैं तो अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं, पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, तो उससे समाज नहीं बदलेगा। समाज को आप धरातल में धकेल रहे हैं। तो उसके लिए मैंने उसको रोकने के लिए डिजिटल चुनाव प्रचार का बात रखा। मान लीजिए हम अभी वेस्ट बंगाल में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ की चुनाव हो और हमें छुट्टी नहीं मिले, तो क्या हम अपना वोट का अधिकार खो दें? इसके लिए मैंने ऑनलाइन डिजिटल वोटिंग का भी मांग रखा है सरकार से। अभी देखिए बहुत बड़े पैमाने पे नियुक्तियाँ होती है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है। यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपया कमाने लायक है, आप उसको 20,000 में काम करा रहे हैं, तो यह एक शोषण है। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। राजनीतिक पार्टियों का जो पार्टी फंडिंग होती है, पार्टी को अनुदान मिलती है, आप इसको पारदर्शी नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक लिस्ट तैयार करें कि कौन सी पार्टी आपको कितनी पैसा दे रही है, वो पूरा जनता जाने। दहेज एक अभिशाप है, हम इसके खिलाफ भी लिखा है। कोविड एक आपदा है, एक अवसर भी है। आपदा कैसे है? कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन कोविड ने एक अवसर भी दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी का। मान लीजिए आज से 10 साल पहले क्या होता था कि कोई आईएएस बनना चाहता था, ठीक है, तो वो दिल्ली जाएगा, बड़े बड़े शहरों में पढ़ेगा तो ही बनेगा, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ सकता है ना। तो सिस्टम में जब तक विविधता नहीं होगी ना, समाज का हर वर्ग नहीं आएगा, समाज का गरीब अमीर, शहर गांव हर जगह से लोग नहीं आएंगे, तो सिस्टम इतना आसानी से नहीं सुधरेगा। आज हमारे पास सिविल सेवक हैं जिनके पास ज्ञान का तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अनुभव का घोर कमी है। तो हमें वैसे भी लोगों को सिस्टम में लाना है।
इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें समझाया है लोगों को। एक राकेश जी, जनरली देखा जाता है कि अगर सिस्टम को लेकर के अगर कोई आवाज़ उठाता है तो सड़क पे आता है, प्रोटेस्ट करता है और भाग दौड़ करता है, पर ये आपका जो अनोखा तरीका है किताब लिखकर लोगों को जागरूक करना इस चीज़ को लेकर के, ये कहाँ से ये विचार आया था आपको? जब कलम में ताकत हो सड़क में आने की क्या बात है। जी बिल्कुल। तो मैंने अपना कलम को ताकत दिया। और अभी आप देखे होंगे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा किए। हम आप लोगों से चाहते हैं, इस किताब को हमें बेचने के लिए मैंने नहीं लिखा है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा है। हम चाहते हैं इस किताब को, हम पीडीएफ भी बहुत लोगों को दिए कि हम आपको पीडीएफ दिए तो आप अपने तक सीमित मत रखिए, ये 10 लोगों को भेजिए, 10 लोग जागे। ये कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है इस किताब से, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, है ना। तो ये मेरा स्वभाव है और इस पे मैं आप लोगों से व्हाट्सअप यात्रा पे इसको निकालना चाहता हूँ। आप लोग इस किताब को व्हाट्सअप यात्रा पे निकाल देंगे तो जागरूकता के लिए काफ़ी है। और अगली जो पुस्तक आएगी हमारी हलचल, वो समाज को जगाने के लिए बहुत कुछ है उसमें, आप लोग उसका इंतज़ार करिए। उसकी पूरी स्क्रिप्ट मैंने लिख चुका हूँ और कुछ विषय हमें मिलेगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। अभी हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर चंद्रभूषण सर, तो उन्होंने, वो झारखंड में एक रक्तवीर के नाम से जाने जाते हैं। तो लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन करने से, उसके प्रति हमारे विचार में नहीं था, लेकिन ये एक विषय हमारे मतलब सोच में आ गया, तो हम इसको ज़रूर लिखेंगे अगली पुस्तक में, ये हम आपसे वादा करते हैं। राकेश जी, आपने बेहद ही कम समय में जन आक्रोश जैसी किताब लिखी और अगली किताब जो है आपकी हलचल, वो भी कुछ दिनों के बाद पब्लिश हो जाएगी। तो ये जो लिखने का जो सिलसिला है आपके जीवन में कब से शुरू हुआ? नहीं, मैं सिस्टम में अव्यवस्था के खिलाफ मतलब सोचता तो रहता था, क्योंकि मुझे आईएएस बनना था, आज भी मैं सोचता हूँ। लेकिन यदि हम आईएएस बन भी गए, लेकिन ऐसे ईमानदार लोगों को क्या होगा, सिस्टम हर बार ठोकर मारेगा। हमें ठोकर मारने से पहले हम आपको ठोकर मार के आते हैं, तो हम सोचते हैं कि आपको ठोकर मार लें, उसके बाद हम सिस्टम में आएँ। तो आप हमें हमारा परिचय देने के लिए समाज को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि हम सिस्टम में आएंगे, सिस्टम को लगेगा कि नहीं, ये इनको तो कुछ बोल नहीं सकते, इसको कुछ कर नहीं सकते, इनको झुका नहीं सकते, ये अपने विचारों पे अडिग हैं। तो मेरा विचार और स्वभाव मैं कभी नहीं बदलूँगा, चाहे मैं जिस जगह पे रहूँ। और देखिए अभी क्या है कि फ्री कल्चर एक बहुत इंडिया का बहुत बड़ा दिक्कत बन चुका है। कोई पार्टी आया, ये फ्री दे दूँगा, अरे भैया फ्री देना है, स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो। देखिए ज़िंदगी जीने का कुछ तरीका होता है। लोग पहले ना रोटी खोजता है, जब पेट भरता है तो लोग कपड़ा खोजता है बदन ढकने के लिए, और जब कपड़ा मिलता है तो लोग मकान खोजता है छत सोने के लिए, और जब छत मिलता है तो लोग स्वास्थ्य की ओर भागता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और स्वास्थ्य मिलता है तो शिक्षा की ओर भागता है। शिक्षा मिले तो फिर अन्याय से लड़ने के लिए न्याय मांगता है, और न्याय भी मिल जाए तो लोग रोजगार मांगता है। ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हैं जीवन में, क्योंकि ये आपकी जो सोच है ना, वो सीमित नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को कभी लिमिटेशन में रखना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने ज़िंदगी को जहाँ तक ले जा सकते हैं और लोगों को जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं ले जाने में, वहाँ तक हम ले जाना पसंद करते हैं। अभी देखिए ईमानदार सिविल सेवक भी मैंने लिखा है इस घटना से। अभी आज से कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा, यहाँ के कोई चीफ इंजीनियर थे, है ना, वो अकूत संपत्ति बना के गए। अब समझाइए वो अकूत संपत्ति किसके लिए बनाए हैं? आप उस बदनामी से भी तो डरिए। आपको ईश्वर ने उतनी ताकत दी, उतनी शक्ति दी, उतनी यश दिया, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। अभी देखिए एक और समस्या है झारखंड की, साइबर अपराध। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह ऐसे ज़िले जो हैं साइबर अपराध से पीड़ित है। ये मतलब उसके पीछे कोई सोच नहीं रहा है, कौन सोचेगा? तो समाज को सोचना पड़ेगा। तो मैंने जो समस्याएं हैं उसका एक लिस्ट दिया है, और ये लिस्ट छोटा पड़ गया इस किताब को लिखने में, तो हमारी अगली सीरीज हलचल के रूप में वो आएगी। और हम अभी देखिए बढ़ती जनसंख्या एक चिंता है देश के लिए, तो उसको आप कैसे निपटेंगे? केवल कानून बनाने से नहीं होता है। कानून का हाथ गरीब पे नहीं होना चाहिए केवल, कानून का हाथ जो भी अपराधी है, वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो जो भी दोषी हो उसके खिलाफ उसका हाथ पहुंचना चाहिए, मेरा ये मानना है। सशक्त नारियां एक लिखा है मैंने। एक चीज़ और ध्यान देते होंगे, बजट राशियों का खर्च नहीं होना, ठीक है? क्या आपको नहीं लगता है कि समाज और देश पीछे नहीं जाता है ऐसे चीज़ों से? आप मान लीजिए किसान हैं, आपका कृषि मंत्री है, खर्च कितना कर रहा है, आपका स्वास्थ्य मंत्री है, कितना % खर्च कर रहा है। यदि आप बजट एलोकेट कर रहे हैं 100 रुपीज़ और वो खर्च कर रहा है 12 रुपये या 10 रुपये या 30 रुपये, 60 और 70 क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब आप अयोग्य हैं। आप केवल अयोग्य नहीं, वहाँ जो अधिकारी हैं वो भी अयोग्य हैं, उनको भी हटाने का ज़रूरत है, उनको भी दंडित करने का ज़रूरत है। जिस दिन समाज ऐसे चीज़ों से
लड़ने लगेगा, हमको लगता है देश को बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और एक चीज़ मैंने देखिए, स्वतंत्र पत्रकार, आज आपके पास, आप अपने चैनल चलाते हैं, आज हमारे पास आ गए, मैं आपका एहसानमंद भी हूँ इस चीज़ के लिए। पत्रकारिता में भी मैं कुछ गड़बड़ियाँ देखता हूँ कि किसी का बात को लेके चलाते रहना बातों को, कि नहीं, अब क्या होता है कि नहीं, जो चीज़ें दिखती है वही चीज़ें बिकती है, तो आप लोगों को गलत चीज़ दिखा देंगे, समाज को। आप पत्रकार समाज के लिए आईना होता है, तो आईना में यदि दाग लग जाए तो जो दिखेगा वो उसमें भी दाग लगेगा। तो हम ऐसे स्वतंत्र और स्वच्छ छवि के पत्रकार को भी पसंद करते हैं। दूसरी बात है न्याय की पुकार, फिर है जन जन का फैसला, और मैंने कुछ चीज़ें ऐसे, हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल मैं पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ कि लोग चुनाव किसी पार्टी से जीतते हैं, चुनाव के बाद पैसे और पावर और मंत्रालय के लिए पार्टियां बदल लेते हैं। क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? या जो भी पार्टियां ऐसे काम कराती है, क्या वो जनादेश का अपमान नहीं कराती है? तो ऐसे चीज़ों से बदलने के लिए मैंने कुछ चीज़ों को डाला है अभी, और आगे भी डालूँगा। और अगला जो किताब होगा, मैं मानता हूँ पूरे देश को बदलने के लिए ये अन्ना के आंदोलन से कम नहीं होगा। बस आप लोग व्हाट्सएप यात्रा पे इसको निकालते चलिए और देश के आखिरी से आखिरी आदमी तक इसको पहुंचाते चलिए। मेरा यही आप लोगों से मतलब विनती है। और देखिए, अन्ना के आंदोलन से क्यों देश नहीं बदला? अन्ना का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन ज़रूर था, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, लोकपाल बिल की मांग की। क्या लोकपाल से देश बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग विभाग में जो खामियां है, वहाँ जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने के लिए आपको अलग अलग तरह का सोच रखना होगा। वहाँ क्या कमियां हैं, वहाँ क्या सुधार होना है, उसको आप नहीं सोचेंगे तो वो बदलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने देश के सामने सभी समस्याओं को एक साथ रखने का कोशिश किया है। जगाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। यदि इससे किसी को दुख पहुँचा हो, आघात पहुँचा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। राकेश जी, ये जो प्रेरणा मिली आपको किताब लिखने की, कि हर एक के जीवन में अगर कुछ करते हैं वो तो किसी न किसी से इंस्पायर होकर कहीं करते, तो आपके जीवन में वो प्रेरणा का स्रोत कौन थे? मुझे प्रेरणा देने वाला सबसे बड़ा चीज़ मेरा संघर्ष है। मैं संघर्षों से सीखता हूँ और गलतियों से भी सीखता हूँ। गलती दोहराना मुझे पसंद नहीं है और संघर्ष से घबराना भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इन चीज़ों से कभी डरता नहीं हूँ, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं सामान्य परिवार से हूँ तो मैं देश को बदलने में अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अगली किताब में एक चीज़ लिखा है, एक हाथ में कलम और एक हाथ में कफन। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि मेरे पास डर भी नहीं है। आप हमें डराएंगे तो हम उसके लिए भी अब तैयार हैं। हमको आप डरा नहीं सकते हैं, हम डरेंगे भी नहीं, हम झुकते भी नहीं हैं। और मतलब गलत चीज़ों में तो हम नहीं झुकते हैं। अच्छी चीज़ें जहाँ पे समाज को फ़ायदा होगा मेरे झुकने से, वहाँ मैं झुकूँगा। लेकिन जहाँ समाज को, हमें किसी को झुकाने से यदि फ़ायदा होगा तो मैं उसको झुकाऊँगा, चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लो। ठीक है, तो आगे मेरा तो अगला बुक आएगा हलचल के नाम से। हम कोशिश करेंगे उसमें और भी कुछ चीज़ों को, विषयों को जोड़ें। आप लोगों का सभी साथ हमें मिला है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ ही यदि आपको कुछ विषय यदि लगे कि इस विषय पे कुछ लिखना चाहिए, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप हमें वो टॉपिक हमको कम से कम दे दें। आप कई बार जाते हैं ना कि मीडिया में पाते हैं कि ऐसे ऐसे घर गए, ऐसे चीज़ों को पाए, इसमें ये समस्याएं थी, ये समस्या, इस समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें आप हमें दें। और ये हलचल जो है 1 से 2 महीने में आएगी। और मेरा अगला जो टारगेट है, अगला एग्ज़ाम मेरा फरवरी में हो जाएगा 2024 के। उसके बाद में झारखंड में जो व्यापक दिक्कत है, उसके नीति निर्धारण करने वाले अधिकारियों, राजनेताओं, सबका मैं कुंडलियाँ पढ़ूंगा और उनके खिलाफ भी लिखूंगा यदि वो नहीं सुधरे तो। और मैं आगे जो है सारी चीज़ों को गंभीरता से पढ़ूंगा कि किस स्टेट में किसान के लिए क्या नीतियां हैं, रोजगार के लिए क्या नीतियां हैं, स्थानीय नीतियों का क्या प्रावधान है, नियोजन नीतियों का क्या प्रावधान है। सभी नीतियों को समावेश करूंगा मैं उसमें, और एक कविता झारखंड के लोगों के लिए समर्पित करूंगा। ऐसी मेरी इच्छा है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये इच्छा मेरी मरे नहीं, और आप लोग उसे मरने भी न दें। इसमें आप लोग हमें सहयोग करें। इससे ज़्यादा मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊँ। राकेश जी, बहुत ही कम उम्र में आपने किताब भी लिखी है, युवा है, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उम्र किसी चीज़, बड़े चीज़ को करने के लिए कोई बाधा नहीं होती है। खुदीराम बोस 16 साल में फांसी चढ़ गए थे। हमारे विवेकानंद जो हैं 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ से उनकी मौत हुई थी। तो
उम्र को आप अपने जीवन में बाधा मत समझिए। उम्र एक मतलब संख्या है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आपने कहा कि संघर्षों से जुड़ा हुआ ये किताब है। बहुत से ऐसे देखिए, युवा क्या होता होते है हैं जो संघर्ष को मतलब संघर्ष उनके जीवन में आता है तो वो सह नहीं पाते और आत्महत्या कर लेते, तो उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संघर्ष इसलिए आता है ना, आप मान के चलिए यदि सोच रहे हैं कि मुझे 10 रुपया कमाना है तो आपकी सोच लिमिटेड हो जाएगी। ये संघर्ष आपकी सफलता की सीढ़ी को बढ़ाने आती है। आप सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, यदि हम सोचने लगे हम IAS बने, बताइए हम डॉक्टर बन के समाज को एक लिमिटेड एरिया में सेवा दे सकते हैं, लेकिन हम IAS बन जाएं तो समाज को कितना कुछ बदल सकते हैं। हमारे हाथों में बहुत कुछ रहेगा, हम समाज को अलग अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो हम युवाओं से ये भी बोलते हैं कि आप लोग देखिए, अभी आने वाली जो पुस्तक है मैंने इसमें लिखा है कि जो देश की सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसे तुम बर्बाद मत करो, क्योंकि उससे किसी सरकार को नुकसान नहीं होती है, किसी अधिकारी को नुकसान नहीं होती है, वो नुकसान आम जनता को होती है। तो मैंने अपील भी किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगले सीरीज में आपको मिलेगी। राकेश जी, हमें ये भी पता चला था कि आप UPSC का तैयारी कर रहे थे, IAS अधिकारी का बनने का सपना था, तो फिर आपने उस चीज़ को लेकर पीछे भी अपने कदम हटा लिए, क्यों ऐसा? देखिए, ये UPSC का सपना थोड़ा आज भी जिंदा है और पता नहीं ये मरेगा कि नहीं मरेगा। एक्चुअली क्या था कि 2017 में मैंने लगभग 10,000 रुपये का किताब खरीदा और उस समय मेरी 2 बहनें, मतलब एक तो ग्रेजुएशन मतलब BTech पास की थी और एक इंटरमीडिएट में थी, तो दोनों को पढ़ाने का जिम्मा था। अब मैं तो पढ़ गया, यदि वो नहीं पढ़ेगी तो मुझे ये पूरा ज़िंदगी भर मुझे पछतावा ना रह जाए, तो मैंने कदम इसलिए पीछे हटाया। मतलब अपनी दोनों बहनों को पढ़ाने के लिए आपने अपने कदम पीछे? हाँ, मेरा कदम इसलिए हटा, लेकिन पता नहीं ये कदम कितना आगे बढ़ेगा मुझे नहीं मालूम है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे इसी तरह मेहनत करें और IAS बनने का जो सपना उस चीज़ को पूरा करें। तो ये राकेश रंजन थे हमारे साथ, जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जन आक्रोश, जो संकेत व्यवस्था परिवर्तन की, देश चल पड़ा बदलाव की ओर। ये किताब है समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बढ़ रहा है, उस चीज़ को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो सिस्टम में जो करप्शन फैल रखा है उस चीज़ को लेकर के ये किताब इन्होंने लिखा है। तो आप सभी से अपील है कि इनकी जो किताब है आज विमोचन हो रहा है, इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़ें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।